दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति बदली है, भारत में सत्ता चलाने के तौर तरीके बदले हैं और खुद भारत भी बदला है। इसका एहसास बीते 10 बरस से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी की अपनी राजनीतिक रैलियों के बीच तमाम नेताओं का कहना हो, सब ये मानकर कहते रहे इससे पहले कि बीजेपी दूसरे राजनीतिक दलों से हटकर है। इस बात का खुले तौर पर जिक्र पार्लियामेंट के भीतर भी हुआ। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत ही अनुशासित पार्टी है। दूसरे तमाम राजनीतिक दलों में तो परिवार चलते हैं, लेकिन यहां पर करोड़ों कैडर है, लाखों की तादाद में नेताओं की मौजूदगी है और सभी मिलकर सब कुछ तय करते हैं और अध्यक्ष उसी से तय होता है। यानी बीजेपी भारत के भीतर में सबसे हटकर एक ऐसे राजनीतिक दल के तौर पर हैं जो भारत की बदलती हुई राजनीति और बदलते हुए देश के परिप्रेक्ष्य में देखी जा सकती है। यह संदेश शायद 2013 से पहले भी था। यानी इस देश में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के आने से पहले भी दिल्ली में बाकायदा बीजेपी के तमाम नेता इसका जिक्र किया करते थे। लेकिन होते होते बात यहां तक आ जाएगी जो आजादी के बाद भी कभी किसी ने कल्पना की नहीं होगी कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी भारत के चीफ जस्टिस, उनका नाम लेकर कोई कह देगा इस देश में जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी देश के मुख्य न्यायाधीश की है। जी नहीं, इतने हल्के तरीके से यह बात नहीं कही गई। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसका जिम्मेदार इस देश का मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है। ये शब्द हैं। इस देश में जो भी धर्म युद्ध हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर है। बचा क्या? सुप्रीम कोर्ट के जरिए अगर इस देश में गृह युद्ध हो रहे हैं, धर्म युद्ध हो रहे हैं, यानी भारत उस परिस्थिति में जाकर फंस चुका है जहां पर देश में सिविल वार हो रहे हैं और धर्म के नाम पर इस देश में लोग टकरा रहे हैं। यह बात कोई छोटा मोटा नेता नहीं कह रहा है और यह कहकर आप टाल नहीं सकते हैं अपनी बातों को कि यह फ्रिंज एलिमेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर जिस सांसद ने इन बातों का जिक्र बाहर एक न्यूज एजेंसी के कैमरे के सामने कह डाली, वो शख्स संसद के भीतर बीजेपी की कई मुद्दों पर अगुवाई करते हुए आपको नजर भी आया होगा और आपने सुना भी होगा। यहां तक कि महिला आरक्षण को लेकर भी बहस की शुरुआत इसी सांसद ने की थी। इस देश में जब शेयर बाजार के मामले और उसको लेकर जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो चर्चा और बहस इसी सांसद ने बीजेपी की तरफ से की थी। कई मुद्दे हैं, राफेल की डील को याद कर लीजिए, पेगासस के मुद्दे को याद कर लीजिए, ईडी के मुद्दे को याद कर लीजिए, इस देश के भीतर विपक्ष पर पड़ते हुए छापों को याद कर लीजिए। इस सांसद ने संसद के भीतर बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़े बड़े वक्तव्य दिए और जिस पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के भीतर टेबल ठोककर खुशी जताई कि यह सही तर्क दे रहे हैं। वो शख्स इस देश के चीफ जस्टिस को कह रहा है कि इस देश में जो गृह युद्ध हो रहे हैं आप उसके जिम्मेदार हैं। 2009, 2014, 2019, 2024 इस देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से, इस देश के सबसे पिछड़े और आदिवासी इलाकों में से एक इस सांसद का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी लोकसभा क्षेत्र है। यह गोड्डा का इलाका है और गोड्डा की पहचान मौजूदा वक्त में अडानी के पावर प्लांट से भी होती है।
जहां पर जमीन किस तरीके से आदिवासियों की ली गई, कानून को कैसे ताक पर रखा गया, यह सवाल आज भी झारखंड की विधानसभा के भीतर गूंजता है। तमाम नियम कायदे गोड्डा में एक पावर प्लांट को लगाने के लिए जिस स्थिति में वहां के ट्राइबल्स को लाकर खड़ा कर दिया गया और जो मुआवजा देना था उसको भी नहीं दिया गया, लेकिन अपने ही वोटर को लेकर अपने ही क्षेत्र में इस सांसद ने कभी कुछ नहीं कहा और वो कहते रहे कि सब ठीक है। लेकिन मौजूदा वक्त का सवाल कहीं ज्यादा बड़ा है। इस देश के भीतर अगर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई करने वाला शख्स अपराधी है, वह इस देश में धर्म युद्ध करवा रहा है, उसी का दोषी है। वो शख्स अगर इस देश के गृह युद्ध का दोषी है तो उस शख्स का नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है और कहने वाले का नाम सांसद निशिकांत दुबे है। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहां के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। जी, ये शख्स निशिकांत दुबे है जो कह रहे हैं कि इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार केवल सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है। यह फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, 4 बार सांसद के चुनाव को जीत चुके हैं। यह शख्स प्रज्ञा ठाकुर नहीं है जो गोडसे का नाम लेते रहे और बीजेपी ने कहा यह फ्रिंज एलिमेंट ऐसे होते हैं। और फ्रिंज एलिमेंट की कतार में तो इस देश में नुपुर शर्मा को भी खड़ा किया गया। इस देश के भीतर कई नेताओं के नाम फ्रिंज एलिमेंट के तौर पर आए, लेकिन कल जब निशिकांत दुबे ने यह कहा तो पहला टेलीफोन जो गया उसमें यही कहा गया, दुबे तूने ये क्या किया। वो टेलीफोन पीएमओ से था, वो टेलीफोन अध्यक्ष का था यानी जेपी नड्डा का था, वो टेलीफोन गृह मंत्रालय यानी गृह मंत्री अमित शाह का था। जी, जिसने भी फोन किया और उसी का सवाल था, लेकिन यहीं से पहली बार बीजेपी के भीतर और जो प्रतिक्रिया उभर कर आई उसने दरअसल इस देश के बदलती हुई उस राजनीतिक तस्वीर को सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसको शायद बहुत मशक्कत के साथ बीजेपी ने इस देश में गढ़ डाला है। क्योंकि बार बार यह सवाल उठता रहा है कि जिस रास्ते प्रधानमंत्री मोदी चल पड़े वो लिबरल हो गए हैं और जब जब बुलडोजर से लेकर कोई बड़ा वक्तव्य उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ से उठा तब तब कहा गया दरअसल हिंदुत्व की रक्षा तो इस देश में योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। और शायद ये वो प्रक्रिया है जिसमें नेता तो गायब हो जाते हैं लेकिन जिनके द्वारा गढ़ा गया वो समाज अक्सर वैसे ही लोगों को खोजता है जिसे राजनीतिक दल एक मोड़ पर आकर फ्रिंज एलिमेंट कह देते हैं या फिर राजनीतिक तौर पर पार्टी के भीतर उनका कद बढ़ा दिया जाता है। सियासी की इस ढलान पर भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों में संविधान कितना मायने रखता है और संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कितना मायने रखता है, ये आज की तारीख में किसी को बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। और इस देश के भीतर अगर न्यायिक प्रक्रिया ही खत्म कर दी जाए, न्याय और न्यायिक अवस्था को ही खत्म कर दिया जाए, तो फिर बचेगा क्या। शायद इसीलिए जब भी किसी मुद्दे पर बीजेपी भी फंसी है तो बीजेपी ने भी अक्सर न्यायपालिका का नाम लिया है, अदालतों का जिक्र किया है और खुले तौर पर कहा है आपको न्याय चाहिए तो आप अदालत का दरवाजा खटखटाइए, वहां आपको न्याय मिल जाएगा। और जिस फैसले को लेकर शोर मचा है उस शोर को दबाने के लिए बीजेपी और मौजूदा सरकार ने भी पार्लियामेंट के भीतर और बाहर अक्सर इस बात का जिक्र किया है कि फिर अदालतों का मतलब क्या रहेगा अगर हम अदालतों के फैसले को नहीं मानेंगे तो। लेकिन यह तो बिल्कुल एक अलग लाइन है, एक अलग लकीर है।
तो क्या एक संकट काल में बीजेपी फंसी है या फिर बीजेपी के भीतर का जो घमासान उस तस्वीर को देखना और दिखाना चाह रहा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी कहां खड़ी होगी, उसका कौन सा चेहरा होगा, उसका अपना अध्यक्ष कैसा होगा, उसका भविष्य का प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन सा होगा, उसके भविष्य के मुद्दे कौन से होंगे, बीजेपी किस लकीर के आसरे आगे बढ़ेगी जिससे इस देश के भीतर में जो उसका अपना हिंदुत्व का एजेंडा है वह कहीं ना कहीं राजनीतिक ताकत के तौर पर उन्हें सत्ता में बरकरार रखे। ये सारे सवाल इस दौर में इसलिए मौजूद हो गए हैं कि जब फोन की घंटी पर कहा जाता है दुबे तूने ये क्या किया, तो अगला सवाल यह भी है क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की पूरी बिसात एक झटके में डगमगा गई। यानी जिस राजनीति के आसरे दुनिया भर में जो ढिंडोरा पीटा गया वह एक झटके में दागदार हो गया। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति है? क्योंकि इसी पार्लियामेंट के भीतर और बहुत दिन हुए नहीं है जब वक्फ को लेकर चर्चा चल रही थी, उस वक्त बाकायदा अदालतों का जिक्र करते हुए और कानून का जिक्र करते हुए देश के गृहमंत्री ताल ठोक कर कह रहे थे आपको अदालतों में जाना है तो जाइए, न्याय वहीं से मिलता है। और अगर इस देश का कोई कानून बनता है तो आप कानून को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और जिस देश में संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी हो और एक खास कालखंड में वही सीजीआई जो सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई करता है, क्योंकि उस दौर की पहचान उसी सीजीआई से जुड़ती है जैसे इससे पहले चंद्रचूड़ से जुड़ी, जैसे एक वक्त गगोई से जुड़ी। कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले कभी उंगली उठाई नहीं गई। और न्यायपालिका को लेकर, अदालत को लेकर, कानून को लेकर हमें लगता है कि खुद सुनिए जब पार्लियामेंट के भीतर तैश में आकर देश के गृहमंत्री अदालतों और न्याय का जिक्र किस तर्ज पर कर रहे थे और कानून सबको मानना चाहिए कैसे कह रहे थे। सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रीच ही नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। सुनकर अच्छा लगा होगा, इस देश के गृहमंत्री अदालत, न्याय, कानून का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक क्षण के लिए याद कीजिए उत्तर प्रदेश की एक सभा में चुनाव प्रचार के वक्त चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस और 2 दिनों तक प्रचार न करने पर जो निर्देश जारी किए थे, उस वक्त बाकायदा धर्म का इस्तेमाल करते हुए किन शब्दों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में अमित शाह कर रहे थे, उस वक्त वह देश के गृहमंत्री नहीं थे, बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। और उत्तर प्रदेश की रैली में वो जिन बातों का जिक्र सभा में कर रहे थे वो शायद चुनाव आयोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, या फिर उस समय तक इस देश का चुनाव आयोग समझता था, कानून को जानता था, इस देश में चुनावी प्रक्रिया को समझ चुका था। लेकिन एक झटके में वही चुनाव आयोग को लेकर और चुनाव आयोग की नियुक्तियों को लेकर जब सवाल इस देश के लोकतंत्र पर एक काले
बादल की तरह मंडराने लगा तो भारत में सत्ता की राजनीति खामोश हो गई। विपक्ष ने चाहे जितना शोर मचाया, शायद इसीलिए निशिकांत दुबे और उसके साथ राज्यसभा के सदस्य दिनेश शर्मा, उन्होंने भी तो यही कहा। जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था तो उसमें उन्होंने विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों को स्पष्ट रूप से वर्णन किया था। दिनेश शर्मा ने आगे कहा, जो राज्यसभा के सदस्य बीजेपी के हैं, संविधान के अनुसार कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता है और राष्ट्रपति ने पहले ही इस पर अपनी सहमति दे दी है। कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है। धनखड़ साहब ने तो यहां तक कहा, जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, कि दरअसल राष्ट्रपति ही तो शपथ दिलाते हैं इस देश के चीफ जस्टिस को, तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश कैसे दे सकता है। तो यही सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सरकार से पूछा था कि जब आप चुनाव आयुक्त को नियुक्त करेंगे तो चुनाव आयुक्त आपसे सवाल कैसे करेगा। और अटॉर्नी जनरल ने उस समय कुछ भी नहीं कहा था सिवाय इसके कि यह एक प्रशासनिक मसला है, इसमें हम ज्यादा नहीं कहेंगे। और उसके बाद जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कैसे चुने जाएंगे इस देश के चुनाव आयुक्त, तो उसे पार्लियामेंट ने बदल डाला। यह सवाल क्या वाकई बड़ा है, जो नियुक्त करता है उससे पद पर नियुक्त होने वाला शख्स कोई सवाल नहीं कर सकता है। शायद इसीलिए इस देश में सीबीआई, ईडी, सीवीसी, सीएजी और इलेक्शन कमिश्नर भी सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं। सभी की नियुक्ति तो सरकार ही कर रही है। तो क्या यह एक बदलते हुए राजनीति या भारत की एक ऐसी तस्वीर बीजेपी ने इस दौर में रखी? बात इतनी हल्की नहीं है, बात इसके आगे जा चुकी है। और इस देश के भीतर में पहली बार जो राजनीति बीते 10-11 वर्षों से जो भी पाठ पढ़ाया गया, उसमें फ्रिंज एलिमेंट हम नहीं कहेंगे, कह सकते हैं उसमें उग्र हिंदुत्व की सोच हो, या फिर उग्र हिंदुत्व भी क्यों, कानून को ना मानते हुए सत्ता के साथ और सत्ता की हिमायत करते हुए राजनीति करने के तौर तरीकों ने इस देश में एक बड़ा तबका क्या ऐसा खड़ा कर दिया जो ये मानकर चलता है कि वो सत्ता के साथ खड़ा है तो वह कुछ भी कर सकता है। या फिर इसका दूसरा बड़ा हिस्सा, इस देश में वह तबका जो कल तक जानता था कि कम से कम आपके पास एक शिक्षा होनी चाहिए, समाज में आगे बढ़ना है तो आपको एजुकेशन हासिल करनी होगी। लेकिन एक झटके में भारत की राजनीति ने एजुकेशन तक को दरकिनार कर दिया और एक ऐसे समाज को राजनीतिक तौर पर गढ़ने में लग गए जिसमें जो ज्यादा जोर से और ज्यादा तेजी के साथ राजनीतिक पार्टी को यानी बीजेपी को लाभ पहुंचा सकता है, उसका राजनीतिक कद बढ़ता चला जाएगा। और यह स्थिति धीरे धीरे संघ के जरिए बीजेपी में आने की सोच इस देश के तमाम कार्यकर्ता या स्वयंसेवकों में पैदा हो गई। और असर इसी का हुआ कि शुरुआती दौर में इस देश में जब एचआरडी मिनिस्ट्री काम कर रही थी, वो बाद में एजुकेशन मिनिस्ट्री में तब्दील हुआ, लेकिन उसमें बड़ी तादाद में उन स्वयंसेवकों की भर्ती होती चली गई जो संस्कृति के नाम पर, एजुकेशन यानी शिक्षा के नाम पर ये कहते आए कि इस देश में दरअसल एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा था वो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित था, उसे बदलना है। और उस पर सत्ता ने आंखें मूंद ली, कानों को बंद कर लिया और एक के बाद एक नियुक्तियां होती चली गई। ये 2015 के बाद का किस्सा है, ये सच है, इस देश के भीतर की हकीकत है। और उसी प्रक्रिया में इस देश के भीतर कॉलेजों के प्रिंसिपल हो या यूनिवर्सिटीज के वीसी हो, नियुक्तियां कैसे किसकी किस रूप में होती चली गई, यानी एक पूरा समाज ऐसा गढ़ा गया जिसमें संविधान से ज्यादा महत्वपूर्ण तो यह भी हो गया कि आप एजुकेटेड हैं या नहीं हैं, वह भी मायने नहीं रखता है। तो फिर संविधान में लिखे शब्दों को महत्व कौन देगा? और शायद इसीलिए उस संविधान में सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका को लेकर जो लिखा गया है और उसको जो ताकत न्याय की खातिर दी गई है, उसको भी निशिकांत दुबे ने किस तरीके से जड़ से उखाड़ डाला अपनी बातों को यह कहते हुए कि दरअसल देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुन लीजिए।
आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। इस वक्तव्य के आने के बाद जो टेलीफोन की घंटी में कहा गया, दुबे तूने ये क्या किया, दरअसल जिसने फोन किया उसके जहन में मौजूदा वक्त में संसद के भीतर बीजेपी की ताकत जो 240 सांसदों की है और सहयोग के साथ चल रही उस राजनीति को भी थामने और सोचने की थी। नीतीश और नायडू कितना वक्त लगाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि वक्फ कानून के भीतर जो 5 प्रावधानों पर चर्चा कराई जा रही है और जो 5 तारीख से चर्चा शुरू होगी वो सभी गैर संवैधानिक है, तो क्या एक झटके में भारत की राजनीति और संसद के भीतर की तस्वीर कहीं बदल ना जाए? इसीलिए टेलीफोन पर कहा गया तूने ये क्या किया। लेकिन सवाल यह भी है कि यह ताकत कहां से आई कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट को उस कटघरे में खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि धर्मयुद्ध ये करा रहे हैं देश भर में। चीफ जस्टिस को उस कटघरे में खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए इस देश में गृह युद्ध करवा रहे हैं देश के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना। क्या वाकई भारत की बदलती राजनीति में पहली बार 11 बरस की राजनीतिक सत्ता और उसकी पार्टी के भीतर और सांसदों के भीतर यह सवाल आने लगा है कि आने वाले वक्त में उनके सामने कौन सा मुद्दा होना चाहिए जिससे वो पार्टी को एकजुट रख सकें, संघ परिवार की थपकी मिल सके और राजनीति को साधा जा सके, या फिर जिस समाज को गढ़ने की तैयारी थी वो पार्टी के भीतर भी कुछ उसी सोच के साथ गढ़ती चली गई और उसमें अपने बूते अपने निर्णय के हिसाब से यह मान लिया गया कि राजा यही सुनना चाहता है। तो क्यों नहीं एक कदम आगे बढ़ाकर जो बात देश के उपराष्ट्रपति ने कही और अंग्रेजी में कही जिसे लोग समझ ना पाए, तो क्यों नहीं हिंदी में ठसक के साथ और आगे कदम बढ़ाया जाए। और इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करना और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्यों चेक एंड बैलेंस का जिक्र करना, क्योंकि 11 बरस की सत्ता के साथ जो मदहोशी है वह तो इस बात का एहसास भी नहीं होने देगी कि दरअसल सत्ता आपके पास नहीं रहेगी, सत्ता आपकी है, आप ही के पास रहेगी। जनता ने चुना है तो फिर सब कुछ हम अपने हिसाब से चलाएंगे क्योंकि जनता ने हमें चुना है। यह सोच जब भीतर आ गई तो फिर अहंकार की पराकाष्ठा बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन तमाम देश के दूसरे राजनीतिक दलों के भीतर तो यह सवाल होगा कि अगर न्यायपालिका को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, चीफ जस्टिस को नहीं मानेंगे, तो फिर बचेगा क्या? क्या सिर्फ बीजेपी बचेगी और बीजेपी ही संविधान होगी, या उसकी सोच इस देश के भीतर किसी नए संविधान को गढ़ना चाहती है? और शायद न्याय की प्रक्रिया के साथ ही जो एहसास उसको पहले दिन से रहा, हम चुनकर आए हैं तो फिर सब कुछ हमारे अनुकूल होगा। इसीलिए इस देश के भीतर में यूजीसी के जरिए चुने जाने वाले आईएएस और आईपीएस की कतार में प्रोफेशनल्स अपने चेहतों को लाकर खड़ा किया गया प्रोफेशनल्स के नाम पर। इस देश में सारी नियुक्तियां और नौकरशाही को किस रूप में आगे बढ़ाना है, किस नौकरशाह को चुनना है और उसको किस रूप में प्रमोशन देते हुए आगे बढ़ाना और उसको कैसे
कहीं पीएमओ में लाना है, कहीं कहां पर नियुक्त करना है, कौन सा जिला उसको देना है, किस जगह पर हम जीत नहीं सकते हैं वहां पर उसकी नियुक्ति कैसे होगी। और शायद यह टकराव की स्थिति थी कि इस देश में पहली बार 11 राज्यों ने कहा सीबीआई के अधिकारी हमारे यहां नहीं घुस सकते हैं। ईडी को लेकर बंदिश नहीं लगा पाए, लेकिन सभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जरूर। और ईडी का भी अपना इतिहास रहा, पहली बार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार एक्सटेंशन दे दिया गया। और जिसे एक्सटेंशन दिया गया उसको दोबारा से सरकार के साथ अपने अनुकूल कर लिया गया, रख लिया गया। ये कौन सी परिस्थिति के भीतर खुद को लेकर इस देश के भीतर खुद ही सब कुछ हो जाए, हम ही विधायिका, हम ही कार्यपालिका, हम ही न्यायपालिका और हम ही फोर्थ स्टेट भी है, यानी मीडिया भी हमारा, सवाल भी हमारे होंगे, जवाब भी हमारा होगा। इस परिस्थिति के भीतर भारत को लाकर एक बदलती हुई राजनीति के साथ क्या यह सोचकर खड़ा किया गया कि हम ही रहेंगे? शायद हां या शायद नहीं। नहीं इसलिए क्योंकि भारत ऐसा कभी रहा नहीं है और भारत कभी ऐसा होगा भी नहीं। यहां के लोग, यहां की संस्कृति, यहां की सामाजिक संबंधों के सरोकार, यहां का संविधान, यहां की धर्मनिरपेक्षता, यहां पर एक दूसरे के साथ गुथे होने की जो समझ और सोच है, उसको आप कैसे कितना बांटेंगे? और शायद इसीलिए बात वहां से निकलकर उन संस्थानों को और ऐसे पदों पर बैठे हुए लोगों को निशाने पर जब लेने पर आ जाए तो मैसेज बहुत साफ है। मौजूदा सिस्टम संविधान के हिसाब से नहीं, सत्ता के हिसाब से चलाने की एक अधर्म कोशिश है। और ऐसे बयान और बयान के बाद सिर्फ यह कह देना तूने ये क्या किया, जी नहीं। फैसला बड़ा लेना होगा और पर्दे के पीछे इसको लेकर चिंतन मनन भी चल रहा है। फैसला तो बड़ा लेना होगा और अगर फैसला बड़ा नहीं ले पाए तो फिर आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी एक हो सकते हैं, लेकिन निशिकांत दुबे तो सैकड़ों हो सकते हैं। ये शायद 7 RCR, जिसका नाम अब 7 लोक कल्याण मार्ग है, उसके भीतर भी अब ये समा चुका है। इंतजार कीजिए ना कीजिए, लेकिन इस बदलती हुई तस्वीर का आकलन इस सोच के साथ जरूर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, चीफ जस्टिस अपराधी हैं और एक सांसद ठसक के साथ बोलकर इस एहसास को जी रहा है और इस समाज के भीतर से लोग पीठ भी ठोक रहे हैं, ये कहते हुए नहीं नहीं, पूरी पार्टी को इसके पीछे खड़े हो जाना चाहिए। तो यानी जो तस्वीर आप चाहते थे वो तस्वीर इस देश में बन रही है। रोक दीजिए तो अच्छा है, नहीं तो बीजेपी भी कहीं इस गर्त में ना समा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।